हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्लास 12 का लेसन सॉल्यूशंस जो है वो शुरू कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। अब उसका सेकंड पार्ट है उसकी कंटिन्यूटी में ही, जिसमें हमने डिस्कस करनी है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। इससे पहले कि हम कंसंट्रेशंस पे जाएं, हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया था, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बाइनरी हो सकते हैं, टर्नरी हो सकते हैं, क्वाटरनरी हो सकते हैं। मेनली हमने बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में देखा था कि उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट विच विल बी इन एक्सेस और इन मोर अमाउंट। उसमें हमने सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल देखा था, एमलगम। एमलगम क्या होता है? मरकरी अमलगम्स होते हैं। इसमें मरकरी होता है और मरकरी के साथ एक मेटल या कोई अलॉय होता है, जैसे कि मरकरी इन जिंक अमलगम है, मरकरी इन टिन अमलगम है। इस तरह से डिफरेंट अमलगम्स जो है, अमलगम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो अमलगम्स हैं ये टूथ फिलिंग में भी यूज होते हैं। जो सिल्वर टूथ फिलिंग करवाई जाती है, जो कैविटी होती है उसको फिल करने के लिए, वहां पे भी ये यूज होता है। ये जो अमलगम्स होते हैं 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें 50% जो है वो मरकरी होगा और 50% ही जो है हमारा दूसरा कोई भी मेटल या फिर अलॉय जो है वो प्रेजेंट होगा। जो मरकरी है, इट इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। एंड वहां पे मैंने नॉन मेटल कह दिया था, बट इट इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। लिक्विड पे एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो हम थर्मोमीटर में टेम्परेचर देख पाते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है, वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो है वो राइज कर जाता है। एंड द ओनली नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, वो है ब्रोमीन। ग्रुप 17 का मेंबर है ब्रोमीन, राइट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ब्रोमीन जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हम शुरू करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, कि किस तरह से हम कंसंट्रेशन जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं सॉल्यूशंस की। अब देखो, क्लास में जब भी हम बात करते हैं, मान लो कोई बच्चा क्लास में जो है वो पढ़ता है, ठीक है, उसके हमने परफॉर्मेंस जो है वो डिटरमाइन करनी है एक सेमेस्टर के बाद। अब मैं उस परफॉर्मेंस को कैसे डिटरमाइन कर सकती हूँ? या तो परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटाइल हो सकती है, सीजीपीए हो सकता है, मीन हो सकता है, एवरेज हो सकता है, ग्रेडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक ही चीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम डिफरेंट वेज जो है वो यूज कर रहे हैं। उसी तरह से जो कंसंट्रेशन है वो भी सॉल्यूशंस को मेजर करने की जो है वो प्रोसेस होती है, या फिर एक पार्ट होता है जिससे कि हम क्या है, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को जो है वो मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, कंसंट्रेशन क्या है? सबसे पहले तो ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है सॉल्यूशंस का। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होने का मतलब है कि इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी कि इसकी कोई वैल्यू निकल के आती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है ये किसका? कंसंट्रेशन का, सॉल्यूशंस का। दूसरा आता है कि ये जो कंसंट्रेशन होती है ये फाइंड आउट करती है कि कितना सॉल्यूट जो है हमने डिसॉल्व किया है, किस चीज में, सॉल्यूट को किस चीज में डिसॉल्व किया जाता है, या तो सॉल्वेंट में या फिर पूरे सॉल्यूशन में कितना पार्ट जो है वो हमारे पास सॉल्यूट का प्रेजेंट है। सपोज मैंने एक बीकर लिया, इसमें मैंने सॉल्ट और वाटर को जो है वो मिक्स कर दिया, तो कंसंट्रेशन क्या डिटरमाइन करेगी कि कितना सॉल्ट जो है इस वाटर में डिसॉल्व किया है, या फिर ये जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स, राइट? तो ये जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें कितना पार्ट जो है वो सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो ये जो है कंसंट्रेशन डिटरमाइन करती है। अब इस कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स में जो है हम इस कंसंट्रेशन को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट मेथड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ग्राम्स में होगी ये, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
और अगर इसको मुझे डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट जो है ग्राम्स में डिजॉल्व कर रही है, वो होती है स्ट्रेंथ। और अगर हमको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है ग्राम्स में, और उसकी वॉल्यूम देखेंगे सॉल्यूशन में कितनी है, लीटर्स में देखेंगे वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की। अब इसकी यूनिट्स अगर हम डिस्कस करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, ग्राम्स, और नीचे क्या है, लीटर्स। तो ग्राम पर लीटर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ग्राम लीटर इनवर्स। और भी मैं इसको कुछ लिख सकती हूँ, 1 लीटर में जो है वो 10⁻³ मिलीलीटर्स होते हैं, या फिर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब्स, वॉल्यूम की ही यूनिट आ गई ना, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये देखो 1 लीटर लिखूं मैं इसको या 1 डेसीमीटर क्यूब लिखूं, एक ही बात है। तो इसकी और यूनिट क्या हो सकती है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो भी स्ट्रेंथ की यूनिट जो है वो हो सकती है, राइट। सपोज कि मैंने 2 ग्राम सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व किया 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। 2 ग्राम सॉल्यूट लिया मैंने, सपोज NaCl लिया, और इसको मैंने 100 ml वाटर में जो है वो डिजोल्व कर दिया। तो मेरे पास स्ट्रेंथ क्या निकल कर आएगी, इसकी स्ट्रेंथ होगी मेरे पास 2 ग्राम्स अपॉन 100 ml। तो इसको मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तभी तो लीटर्स में आंसर आएगा। मुझे आंसर ml में नहीं चाहिए, मुझे आंसर किस में चाहिए, अपना लीटर्स में चाहिए, है ना। तो ये इस तरह से जो है वो कट हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 20 ग्राम्स पर लीटर जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो निकल कर आ जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ जो है वो उसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मास परसेंट। सेकंड है मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ 1 कंपोनेंट। वो एक कंपोनेंट यहाँ पे सॉल्यूट भी हो सकता है या सॉल्वेंट भी हो सकता है। सपोज मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रही हूँ जिसके ए और बी कंपोनेंट्स हैं, तो मास परसेंट में ए की भी डिटरमाइन कर सकती हूँ और बी की भी डिटरमाइन कर सकती हूँ। वो क्या होगी, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, क्योंकि परसेंटेज है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। इसकी क्या कोई यूनिट होगी, बिल्कुल यूनिट क्यों होगी इसकी, ये तो 2 सिंपल रेशियोज हैं। अगर मैं इसको ग्राम्स में ले रही हूँ तो ये भी तो ग्राम्स में ही आएगा। तो इसकी सिंपल मेरे पास क्या आंसर आना है, x% आएगा, जो भी मैं इसे वैल्यूज पुट करूंगी उसकी। तो मास परसेंट का अगर मैं डेफिनेशन देखनी हूँ तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज मास परसेंट, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ 1 कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ मास बाय द कंपोनेंट्स और द सॉल्यूशन, जितने भी कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं। इसके बाद आता है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट भी इसी की तरह होता है मास परसेंट की जगह, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे कि वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 कंपोनेंट। सपोज यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट्स हैं ए और बी, यहाँ पे मान लो मैं बी की वॉल्यूम परसेंट जो है मैंने फाइंड आउट करनी, तो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूंगी, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100, ठीक है। मान लेते हैं कि ए जो है मेरे पास 3 ml दिया हुआ है और बी जो है मेरे पास 2 ml दिया हुआ है। ऑलराइट, तो मैं किस तरह से इसको निकालूंगी, फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको मिलीलीटर्स में रखूं या लीटर्स में रखूं, है ना, कट हो जाना है वो तो सारा। तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 + 2 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 2/5 इंटू 100, 5 2s are 10, 0 विच विल बी 40%। यानी कि मेरे पास ये सॉल्यूशन जो है इसमें 40% क्या है, कंपोनेंट बी है। ये मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट जो है ये एड अप करते हैं टोटल 100 पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास इस सॉल्यूशन में 40% जो है वो कंपोनेंट बी है, तो मेरे पास ए कितना होगा, 60% होगा, क्योंकि ये टोटल एड अप करके मुझे कितना देने वाले हैं, 100% जो है वो देने वाले हैं। हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमने बी को जो है वो 2 ले लिया था, है ना। अगर मैं उल्टा करूं, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं और फिर 5 इंटू 100 करूं, सपोज मैं वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम परसेंट जो है वो किसकी कैलकुलेट कर रही हूँ, ए की कर रही हूँ, तो भी मेरे पास यही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 60%। तो हो गया 100%। ए की कितनी परसेंटेज है इस सॉल्यूशन में, 60%, और बी की कितनी है, 40%। लेकिन क्या है, ये बाय वॉल्यूम है।
वॉल्यूम है। मास में भी इसी तरह से होगा कि अगर ए की मेरे पास मान लो 30% आती है मास परसेंट, तो मेरे पास बी की मास परसेंट कितनी होगी 70, क्योंकि ये 100 पूरे 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर 30 पार्ट्स इसमें ए के हैं तो मेरे पास टोटल एडअप 100 होना चाहिए। तो मेरे पास बी कितना होगा 70% होगा बाय मास, और अगर मैं वॉल्यूम परसेंट ले रही हूं तो बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो कि मैंने पार्ट्स की बात की है ना, मैंने पहले जब मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट की बात की तो मैंने बोला कि 100 पार्ट्स हैं, बाय मास है या फिर बाय वॉल्यूम है ना। 100 पार्ट्स जो है वो बनाएंगे। कैसे कैलकुलेट किया कि मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ द बोथ द कंपोनेंट्स इनटू 100 क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम उसको परसेंटेज में ले रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन अब आप सपोज करो कि वो रेशो तो हमारे पास ठीक है 60:40 आ रहा है ना, 60:40 का आ रहा है, 100 हम ले रहे हैं। लेकिन मान लो कि मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्कूल है, कोई प्राइमरी स्कूल हम ले लेते हैं जहाँ पे ऐसी स्ट्रेंथ रहती भी है बच्चों की। मान लो कि 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों पे एक टीचर है, तो रेशो ठीक है, 2 बच्चों पे एक टीचर तो ठीक है ना। लेकिन मान लो कि कोई और स्कूल है जहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स हैं और 1000 स्टूडेंट्स पे कितने टीचर है, एक ही टीचर है सपोज, तो थोड़ी गड़बड़ है। अब मान लो कि 10,000 स्टूडेंट्स कहीं बैठे हुए हैं और उसके ऊपर भी एक ही टीचर है, तो 1:10,000, ये कितना कम रेशो है। हम इसको मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट में जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं मान लूं कि ये मेरा सॉल्यूट है, जिस टीचर की मैं बात कर रही हूँ वो सॉल्यूट है और ये मेरे पास सॉल्वेंट है, तो इसको मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट में एक्सप्रेस करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही छोटी अमाउंट में जो है वो आंसर निकल के आएगा। तो उसी आंसर को मैग्नीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और ये कब यूज करते हैं, जब हमारे पास सॉल्यूट जो है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट हो। जब बहुत ही थोड़े से अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो मैं को उसको किस तरह से मेजर करूंगी, मैं उसको पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करूंगी, मैं उसको मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट में नहीं लूंगी। ठीक है, अब ये कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिलियन कितने होते हैं। तो 1 मिलियन में कितनी यूनिट्स होती हैं 10⁻6। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन रुपीज में कितने रुपीज होते हैं 10 लाख रुपीज होते हैं। उस तरह से इसका मतलब हुआ कि 1 मिलियन अगर यूनिट्स हैं तो उसमें मेरे पास कितनी यूनिट्स होगी 10⁻6, 10 लाख। तो इसमें एक्सप्रेस करते हैं। इसको एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे हम, इसको एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ 1। इसमें भी मान लो कि 2 कंपोनेंट है ए और बी, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, या वो मास से हो सकते हैं या फिर वो वॉल्यूम से हो सकते हैं। मास और वॉल्यूम परसेंट दोनों कंसीडर की ना हमने। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द टोटल कंपोनेंट्स। टोटल कंपोनेंट्स के भी हम क्या ले लेंगे, या तो बाय मास होगा या फिर बाय वॉल्यूम होगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मिलियन से, 1 मिलियन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं बाय डेफिनेशन देखूं तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द होल सॉल्यूशन। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, टोटल कंपोनेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे सॉल्यूशन में। इसका मतलब हुआ कि 1 मिलियन पार्ट, अगर मैं पूरे सॉल्यूशन का 1 मिलियन पार्ट लूं तो उस पे कितने पार्ट्स जो है बाय मास या वॉल्यूम मेरे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसको मैं बोलूंगी पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ये कहाँ यूज होता है, एक तो यूज होता है हार्डनेस ऑफ वाटर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं कि वाटर कितना हार्ड है, और एक होता है जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन इंडेक्स में। जब भी पॉल्यूशन का इंडेक्स आता है कि मान लो दिल्ली कितना पॉल्यूटेड हो गया है, या फिर पुणे कितना पॉल्यूटेड है, लखनऊ कितना पॉल्यूटेड है, ऐसा आता है कि कराची सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड है, तो उसमें जो पॉल्यूटेंट्स का इंडेक्स दे रखा होता है, उसका अमाउंट या उसकी कंसंट्रेशन जो है दे रखी होती है, वो होती है हमारी पार्ट्स पर मिलियन में। कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट जो है वो कितने सॉल्यूशन में जो है वो डिसॉल्व है। सपोज पॉल्यूशन इंडेक्स की बात करते हैं, सपोज की रिपोर्ट आई कि 100 ppm ऑफ
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट इन द एयर। इसका मतलब हुआ कि 100, अब एयर है ना हमारे पास, तो एयर को हम किस में लेते हैं, वॉल्यूम में कंसिडर करते हैं ना, तो वॉल्यूम लेंगे हम उसकी। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन। 100 पार्ट्स वॉल्यूम के हिसाब से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द एयर में प्रेजेंट है। अगर मैं 1 मिलियन पार्ट ऑफ द एयर ले लूं तो उसमें मेरे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, 100 पार्ट्स जो है प्रेजेंट है हर मिलियन में। उसी तरह से हार्डनेस जो है, मान लो कि 16.7 ppm हार्डनेस जो है वो निकल के आती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वाटर में, है ना। क्या होती है हार्डनेस, किस वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट से होती है, ठीक है। सपोज कि ये आया रिपोर्ट पे कि 16.7 पार्ट्स पर मिलियन हार्डनेस है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वाटर में, तो इसका मतलब है कि 1 मिलियन पार्ट्स 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर में मेरे पास कितने हार्ड पार्ट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, 16.7 पार्ट्स हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट के, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉलिड है तो इसको हम लेंगे बाय मास। तो 16.7 पार्ट्स बाय मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट आर प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर। ऑलराइट, ये तो हमारा पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद आता है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, ये देखने में हमें किसकी तरह लग रहा है, स्ट्रेंथ की तरह लग रहा है। स्ट्रेंथ में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने स्ट्रेंथ में, कि मास ऑफ जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं इन ग्राम्स अपॉन जितनी हमारी वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, किस में लेंगे हम, उसकी लीटर्स में लेंगे, है ना। ग्राम पर लीटर्स हमने उसकी यूनिट में निकाल दी थी। लेकिन यहाँ पे तो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, यानी कि ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस तरह से हम जो है ग्राम मोल्स कैलकुलेट करते हैं अपॉन वॉल्यूम, किस में दे रखी है, वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की लीटर्स में दे रखी है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वैसे ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हुए, ग्राम मोल्स। अब देखो 1 मोल में कितने आते हैं हमारे पास पार्टिकल्स, 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। यही होता है 1 मोल का मतलब, है ना। इतने एटम्स है या इतने मॉलिक्यूल्स है, इतने आयंस है, क्या है। ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ कंपाउंड का ग्राम्स में कितना वेट है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट का ग्राम्स में कितना वेट है, यानी कि पर मोल कितने x ग्राम्स पर मोल। सपोज हमारे सॉल्यूट का ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब हुआ कि पर मोल कितने ग्राम्स जो है सॉल्यूट का प्रेजेंट है, दैट इज ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो गिवन मास दिया होगा अपॉन मोलर मास। मोलर मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मान लो हमारे पास NaCl दे रखा है सॉल्यूट, तो NaCl का मोलर मास किस तरह से निकलेगा, इनके जो एटॉमिक मासेस होंगे हम उनको ऐड कर देंगे, दिस इज 23, दिस इज 35.5, तो इस तरह से हम जो है 58.5 जो है इसका मोलर मास निकल कर आएगा। गिवन मास कुछ दिया होगा, उसकी वॉल्यूम दे रखी होगी, और हम मोलैरिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट्स होती हैं, गिवन मास हमारे पास ये ग्राम्स में दिया होगा अपॉन मोलर मास किस में होगा, पर मोल। 1 मोल में ग्राम्स का, 1 मोल में कितने ग्राम्स ऑफ कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है, और लीटर। ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, ये 1 अपॉन मोल है, ये कैसा बन जाएगा हमारे पास ऊपर जाके मोल्स, ये लीटर पर लीटर है ना ये, तो हमारे पास मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। क्या इसको ग्राम मोल्स पर लीटर भी लिख देते हैं, ग्राम्स भी लगा देते हैं।
तो ये थी हमारी मोलैरिटी, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जहां पे गिवन मास अपॉन मोलर मास था। ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट वैसे बाय डेफिनेशन क्या था कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितने ग्राम्स ऑफ वो कंपाउंड जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 मोल में कितने ग्राम्स जो है उस कंपाउंड के प्रेजेंट है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। 4.9 grams of H2SO4 are dissolved in 250 ml of water. Calculate the molarity. इसकी मोलैरिटी जो हमने डिटरमाइन करनी है। तो मोलैरिटी किस तरह से डिटरमाइन होगी, देखो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वो क्या था, गिवन मास जो ग्राम्स में वेट दिया होगा, हमारे पास मास दिया होगा। तो 4.9 ग्राम्स अपॉन मोलर मास हमें किसका निकालना है, H2SO4 का। तो किस तरह से निकलेगा H2SO4 का, देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 एटम्स लगे हुए, इसके सल्फर का 32 होता है, 16 होता है ऑक्सीजन का, और इसके 4 है। तो 2 + 32 + 64 विच इज 34 + 64 दैट विल बी 98 ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल का कितना मास है, 98 ग्राम्स है। H2SO4 के एक मोल का मास कितना होता है, 98 ग्राम्स। ये मतलब हुआ इसका, अपॉन 98 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, 250 ml दे रखी है, तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर्स में। 1000 से डिवाइड करके आएगा ये देखो 49 2s है ना, 9 2s 18 4 2 8 9, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 4। तो ये किस तरह से आएगा, एक डेसिमल भी लगा हुआ है, तो 1/20 आ जाएगा, इनटू ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा 1/5 या फिर 0.2 व्हाट, क्या यूनिट्स थी इसकी, हमने क्या पढ़ी थी, मोल्स पर लीटर। ये यूनिट तो पढ़ी थी हमने मोलैरिटी की, दैट इज मोल्स पर लीटर। या मैं इसको सिंपली 0.2 कैपिटल M से भी डिनोट कर सकती हूँ, 0.2 मोलर या 0.2 मोल्स पर लीटर। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 0.2 मोल्स। ऑलराइट, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिसॉल्व्ड है H2SO4 के, 0.2 मोल्स। ऑलराइट, अब आती है एक मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशंस। मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशंस। अब मान लो कि मेरे पास एक बीकर है A, मेरे पास एक और बीकर है, उसमें भी एक सॉल्यूशन है B। मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों सॉल्यूशंस ऐड किए और एक थर्ड बीकर में, थोड़ा बड़ा बीकर होगा वो, उसमें ट्रांसफर कर दिए। ये सॉल्यूशन है C, ठीक है। इसमें क्या है, A और B दोनों जो है वो प्रेजेंट हैं। सपोज ये जो फर्स्ट बीकर है इसकी मोलैरिटी है M1 और वॉल्यूम है V1 दी हुई है। इसकी मोलैरिटी मुझे पता है A वाले की, इसकी वॉल्यूम भी मुझे पता है। B की मोलैरिटी है M2 और इसकी वॉल्यूम है V2। अब देखो, जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, मान लो इसमें 10 ml था और इसमें भी 10 ml सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्टिंग वॉल्यूम कितनी आएगी, 20 है ना। ये दोनों मिक्स किए तो मेरे में यहाँ पे 20 आएगी, यानी कि इसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, V1 + V2। मान लो कि उसकी रिजल्टिंग वॉल्यूम है V3, तो दैट विल बी इक्वल टू V1 + V2। लेकिन जब मैं दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रही हूँ तो उसकी मोलैरिटी जो है वो एक नई मोलैरिटी निकल कर आएगी। वही हमने डिटरमाइन करनी है कि अब वो जो मिक्स हो गए हैं सॉल्यूशन, मान लो यहाँ पे कोई और सॉल्यूशन था, यहाँ पे कोई और सॉल्यूशन था और मैंने दोनों को मिक्स किया, उसकी रिजल्टिंग मोलैरिटी मुझे निकालनी है, तो वो होगी M3। ये वाली हमने डिटरमाइन करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है M1V1 + M2V2 इज इक्वल टू M3V3, जहां पे V3 क्या है, M1V1 + M2V2 इज इक्वल टू M3V1 + V2। ये थी मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशंस। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है,
कोई सारी ही 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट्स है हमारे पास, तो कोई 6 जो है हमारे पास दिए होंगे और उसमें से हमें एक डिटरमाइन करनी होगी। अगर मुझे ये न्यू मोलैरिटी बतानी है इस सॉल्यूशन की क्या होगी, तो मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूंगी और उसके बाद मेरे पास रिजल्टिंग मोलैरिटी जो है वो आ जाएगी। रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होगी वैसे, M3 विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3 ये होगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास मोलैरिटी। इसके बाद आती है, अब हमने क्या है मोलैरिटी पढ़ ली, अब इसके सिमिलर ही एक और कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज मोलैलिटी। यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस है, इस L का डिफरेंस है, दिस इज मोलैलिटी। जैसे हम मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट कर रहे थे, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मोलैरिटी कैपिटल M से और मोलैलिटी स्मॉल m से। क्या होती है मोलैलिटी, इट इज ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो सेम ही है, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे, वहां क्या है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे, लीटर्स में ले रहे थे जो वॉल्यूम हमारे पास दी थी, यहाँ पे हम क्या लेंगे मास लेंगे, दैट इज पर केजी ऑफ सॉल्वेंट जो है हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी मोलैलिटी। हमें पता है ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस तरह से निकालते हैं, जो हमारे पास गिवन मास दिया होगा अपॉन जो मॉलिक्यूलर मास होगा कंपाउंड का अपॉन यहाँ पे पर केजी आ जाएगा, है ना, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर मेरे पास ग्राम्स में दिया होगा तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको पहले केजीज में कन्वर्ट करूंगी, उसके बाद जो है इसका आंसर आएगा। इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज 5.3 grams ऑफ sodium carbonate Na2CO3 are dissolved in 200 ml 200 grams of water. कैलकुलेट द मोलैलिटी, हमें इसकी मोलैलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह से कैलकुलेट होगी, देखो गिवन मास हम क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ तो डेटा दिया हुआ है, हमने क्या है सिंपली वैल्यूज जो है वो पुट करते जाना है ना। देखते हैं 5.3 गिवन मास हमेशा ग्राम्स में होगा अपॉन Na2CO3 का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23 इंटू 2 है, इसके कार्बन का 12 होता है 16 और ऑक्सीजन के भी 3 एटम्स हैं। तो दिस इज 3 2 जा 6 2 2 जा 4 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 48, तो ये आ गया हमारे पास 106 ग्राम्स पर मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का कितना मास है मेरे पास 106 ग्राम्स। यहाँ पे डाल दूंगी मैं 106 ग्राम्स पर मोल अपॉन कितनी दे रखी है मेरे पास यहाँ पे सॉल्वेंट की वैल्यू दे रखी है 200 ग्राम्स, मास दे रखा है ना उसका 200 ग्राम्स, तो उसको मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम्स होते हैं, तो ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो अब तो कैलकुलेशंस इजी है, 53 2 जा 3 2 जा 6 है ना, 53 2 जा आ जाएगा 3 2 6 और 106 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 5, यहाँ पे डेसिमल भी है तो ये आ जाएगा 20, तो ये आएगा 5/20 दैट विल बी 1/4। 1/4 निकल के आएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे देखते हैं, तो यानी कि 0.25 मोल पर केजी, या फिर हम इसको कह सकते हैं 0.25 मोलल, कि अगर मैं 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 200 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व करती हूँ तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलैलिटी कितनी होगी 0.25 मोलल, यानी कि 0.25 मोल्स ऑफ Na2CO3 आर डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि पर केजी 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे 0.25 मोल्स जो है Na2CO3 के वो प्रेजेंट होंगे। अब यूजुअली जब हम लैब में सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वो मोलर होते हैं या फिर नॉर्मल होते हैं। नॉर्मेलिटी पे अभी हम गए नहीं हैं, नॉर्मेलिटी अभी हमने डिस्कस करनी है
लेकिन मोलैरिटी के जो है हम मोलर सॉल्यूशंस जो है वो बनाते हैं। सपोज कि आपको बोला कि मेरे को 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन जो है 100 ml में प्रिपेयर करके बताओ, 100 ml ऑफ H2O। ठीक है, आपको 2 मोलर NaOH प्रिपेयर करना है किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में। अब देखो हमारे पास मोलैरिटी हमें पता है क्या होती है, M है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे मोलैरिटी लगनी है। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मोलैरिटी मेरे पास दे रखी है, उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब ग्राम मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास। पर क्या मुझे यहाँ पे ग्राम्स में कोई मास दिख रहा है क्वेश्चन में, ग्राम्स में तो कोई मास नहीं दिख रहा है, यानी कि वो मास मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वो मास है जो मैं इस वाटर में डिसॉल्व करने वाली हूँ, तो इसको x कंसिडर कर लो, x ग्राम्स कंसिडर कर लो अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो हम NaOH का कैलकुलेट कर सकते हैं ना, सोडियम का होता है 23, 16 ऑक्सीजन का 1, दैट विल बी 23 प्लस 17 विच विल बी 40 ग्राम्स पर मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ NaOH का कितना मास होता है, 40 ग्राम्स। 40 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 100 ml, तो मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस यहां से जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, 2x अपॉन 40 आ जाएगा इंटू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ग्राम्स। 2 ग्राम्स जो है हम डिसॉल्व करेंगे इतनी वॉल्यूम में वाटर के, तो मेरे पास कितना मोलर सॉल्यूशन मिलेगा, 2 मोलर सॉल्यूशन जो है वो मुझे मिलेगा। यूनिट्स किस तरह से लगाई है हमने, देखो 2 मोलर है ना, तो क्या होगा 2 मोल्स पर लीटर होगा ये, x अपॉन 40 इंटू 10, ये भी किस में है, लीटर्स में आएगा, तो लीटर लीटर जो है वो कट हो जाएंगे और मोल्स में मोल मोल कट हो जाएंगे, बस ग्राम्स में जो है वो आंसर आ जाएगा। 40 ग्राम्स पर मोल है ना, तो ग्राम्स और ग्राम्स जो है वो कट हो जाएंगे, मोल मोल जो है वो कट हो जाएंगे, ग्राम्स हमारे पास बच जाएगा, दैट विल बी 2 ग्राम्स। हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। इसके बाद हमारे पास बचती है फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, उसके न्यूमेरिकल्स बचते हैं, तो पहले हम थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।